ओके। जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी को हम क्या बोल सकते हैं? रेंडमनेस। लास्ट टाइम हमने यही वाली चीज डिस्कस की थी कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी रेंडमनेस है, ठीक है, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मेरे पास क्या है? आइस है। इस कंटेनर में हमारे पास क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पे जो थर्ड सिचुएशन है वो क्या है? स्टीम की है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है आइस, सेकंड है वाटर, और थर्ड है स्टीम। जब हम क्या करते हैं, आइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन पे क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। जब वाटर की बात करते हैं तो इसके कंपैरेटिवली वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है? ज्यादा रेंडमनेस होती है, ठीक है। और जब हम किसकी बात करते हैं? स्टीम की बात करते हैं, तो स्टीम के पार्टिकल्स में और भी ज्यादा क्या होती है? रेंडमनेस होती है। तो हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम क्या बात कर सकते हैं कि जैसे ही हमने आइस को हीट किया, यानी कि जब हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, कोई भी सिस्टम को अगर हीट करते हैं तो जो ये आइस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर को अगर फर्दर हीट करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट क्या है कि जैसे ही हम हीट देते हैं सिस्टम के अंदर, पार्टिकल्स की रेंडमनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए जब जब हम लंच की बात करते हैं, रिसेस नहीं होती है स्कूल के अंदर, तो जो भी सभी बच्चे होते हैं, सभी स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे यानी कि अपनी अपनी पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही लंच की बेल होती है, रिसेस होती है, उसी टाइम पे सारे के सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? वहां पे रेंडमनेस उस टाइम पे बढ़ जाती है। तो रेंडमनेस का मतलब होता है कि पार्टिकल्स कितने मूवमेंट जो हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंडमनेस बोलते हैं। तो उसी टर्म को हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी बोलेंगे। और एंट्रोपी को हम जो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कराते हैं एस से, ठीक है। तो जो एंट्रोपी चेंज जो होता है, यानी कि इस सिस्टम की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंट्रोपी होगी, ठीक है। और इसकी एंट्रोपी क्या है? और ज्यादा है। और जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे एंट्रोपी और भी ज्यादा है। तो यानी कि जो इस सिस्टम से, एक सिस्टम से जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे जो रेंडमनेस में जो चेंजमेंट आई है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब जब हम किसी भी रिएक्शन के बारे में बात करते बेटा, तो कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नहीं स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम थर्मोडायनामिक्स का मेन पर्पज होता भी क्या है कि थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो जब हमने पढ़ा था कि डेल एच सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शंस अपने आप से हो जाती हैं, ठीक है, उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस यानी कि जो रिएक्शन अपने आप से नहीं होती हैं, ठीक है, उनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। तो डेल एच जितना ज्यादा नेगेटिव कोई भी रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस। फिर हमारे पास कंसेप्ट था कि डेल एच तो कई बार पॉजिटिव भी होता है, वो भी रिएक्शन फिजिबल होती हैं और स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो वहां पे कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? वहां पे जो डिसीजन लेता है वो लेता है एंट्रोपी। इसका मतलब सिर्फ एंथैल्पी सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलने के लिए। अब हम जो किसी भी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी उसको किसकी टर्म में पढ़ना चाहते हैं? हम एंट्रोपी की टर्म में पढ़ना चाहते हैं। ध्यान रखना बेटा, एंट्रोपी की टर्म में हम जब बात करते हैं तो जब जितनी ज्यादा एंट्रोपी, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जितनी ज्यादा एंट्रोपी हो सकती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, यानी कि वो रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। यानी जब हम एंथैल्पी की बात करते थे यानी एनर्जी की बात करते तो जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जब हम एंट्रोपी की बात करेंगे तो जितनी ज्यादा एंट्रोपी, जितनी ज्यादा रेंडमनेस, उतनी ज्यादा क्या हो जाती है? वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक बात समझ उसको करने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं। देखो, जब हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो एंट्रोपी के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हमने एक चीज सीखी कि जो एंट्रोपी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? हीट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ध्यान से देखना है, जितनी ज्यादा हीट दी जाती है उतनी ज्यादा क्या हो रहा है? उतनी ज्यादा एंट्रोपी चेंज होगा, उतनी ज्यादा रेंडमनेस आएगी। इसका मतलब
जो डेल एस है वो क्या हो जाएगा, क्यू के लिए, यानी कि क्यू क्या है, हीट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लेकिन जो डेल एस है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे बच्चे इस चीज को समझते हैं कि वो ऐसे मानते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ गया है तो एंट्रोपी भी बढ़ गई है, तो वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हम यहाँ पे उस टर्म में बात नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, आइसोथर्मल कर देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यानी कि ये जो हम बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करेंगे। अब इस चीज को समझना है, मैं कैसे जो मैं अभी जो बताने वाली हूँ उस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो, मान लीजिए अगर हम दो सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम ये वाला है और हमारे पास एक ये वाला सिस्टम है, ठीक है। हाँ, हम ये मान लेते हैं कि इसमें पार्टिकल्स क्या हैं, ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं, हम ऐसे मान लेते हैं ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, और यहाँ पे पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेंडमनेस है। अब क्या करते हैं, अगर हम दोनों के लिए सेम टेम्परेचर कर दें, यानी कि अगर हम सेम टेम्परेचर पे हीट देते हैं, ठीक है, सेम हीट के लिए, जो एंट्रोपी अगर हम बात करें तो सेम टेम्परेचर चेंज के लिए बात करें तो वो क्या हो जाता है, जो रेंडमनेस होती है वो किसके अंदर ज्यादा आती है, जो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थी। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान लीजिए हम, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पार्टिकल्स ज्यादा टाइटली पैक्ड थे, आप ऐसे मानिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, लो टेम्परेचर, ऐसे मानिए। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम आइस की और स्टीम की बात कर रहे थे ऐसे ही, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक सिस्टम ये ले लिया हमने, सिस्टम ए, और हमने ये सेकंड सिस्टम लिया, सिस्टम बी, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, ध्यान से देखना है। तो अगर हम सेम हीट यहाँ पे लगाते हैं, अगर हम हीट उतनी हीट यहाँ पे देते हैं और उतनी ही हीट यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए हम 10 किलो जूल हीट यहाँ पे देते हैं और 10 किलो जूल हीट यहाँ पे देते हैं, हम ऐसे मानते हैं। पॉइंट क्या है, एक तो लो टेम्परेचर लिया और एक हमने क्या लिया, हाई टेम्परेचर वाला सिस्टम लिया। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम सेम हीट को अप्लाई करते हैं तो जो रेंडमनेस होती है बेटा वो इसके अंदर ज्यादा होती है। मतलब जो सिस्टम लो टेम्परेचर पे था उसके अंदर जो एंट्रोपी चेंज होगा वो ज्यादा था, और जो सिस्टम हाई टेम्परेचर पे था उसके अंदर जो रेंडमनेस है, जो एंट्रोपी डेल एस जो चेंजमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। इस चीज को कैसे मान सकते हो आप, ऐसे सुनिए कि जैसे मान लीजिए हम दो फैमिली की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दो फैमिली हैं, एक के अंदर बच्चों को पूरा स्ट्रिक्ट तरीके से रखा जाता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, है ना, बिल्कुल हर टाइम भाई पूरा शेड्यूल है उनको, उनका कि 10 मिनट खेलना है, 10 मिनट खाने के लिए टाइम देना है, इतना टाइम हमें पढ़ने के लिए देना है, मतलब पूरा टाइट रूटीन है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों को हर एक काम मतलब बिल्कुल ऐसे ही लगा सकते हो कि फॉलो, जो एक चीज पर्टिकुलर जो शेड्यूल बना रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे ऐसे मान सकते हो, ये दूसरा सिस्टम है जहाँ पे बच्चों को मान लीजिए अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज्यादा मतलब यहाँ पे बच्चों को ज्यादा फ्रीडम है ना, ये रेंडमली मूव कर पा रहे हैं, फ्रीडम ज्यादा है। तो मान लीजिए उनको एक दिन के लिए घर से कोई मेंबर चला जाए, जैसे मम्मी पापा या फिर जो भी है वो चला जाता है, तो क्या होता है, जो बच्चे ज्यादा मतलब टाइट शेड्यूल के अंदर जो बच्चे रह रहे होते हैं वो ज्यादा मस्ती करते हैं, एकदम से ज्यादा चेंजमेंट आता है उनके अंदर, है ना। और जो पहले से ही कुछ मतलब मान लो पहले से ही वो मूवी वगैरह देखने जाना या फिर अपनी पसंद की चीजें कर पा रहे थे, तो एक पर्सन अगर वहां से चला गया, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा। तो जैसे ही कुछ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, लो टेम्परेचर पे क्या था, पार्टिकल्स ज्यादा टाइटली पैक्ड थे। तो जैसे ही हीट दी, ज्यादा रेंडमनेस आ गई, ज्यादा पार्टिकल्स एकदम से जो एंट्रोपी चेंज है वो ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या था, पार्टिकल्स ऑलरेडी पहले ही रैंडम मोशन में थे, और जैसे ही आपने उतनी ही किलो जूल हीट दी तो वो क्या होंगे, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा। तो ये हो गया हमारा, जब हम किसके बारे में बात करते हैं, एंट्रोपी की बात करते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर पे
जो डेल एस है वो ज्यादा हो रहा है ना, और जो हाई टेम्परेचर पे जो डेल एस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके से डेल एस और जो ये टी है, क्योंकि टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल एस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इस बात को दिमाग के अंदर रखना है, इस तरीके से रिलेशन बनता है। ये क्या बोला है दोबारा सुन लो। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी कि एक सिस्टम लो टेम्परेचर पे है, एक हाई टेम्परेचर पे है, और अगर हम सेम हीट अप्लाई करते हैं तो जो लो टेम्परेचर वाला सिस्टम था उसके अंदर डेल एस ज्यादा होती है, यानी कि उसके अंदर रेंडमनेस ज्यादा आती है। ये इस वजह से इसका मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डेल एस। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं यहाँ पे किसको, टेम्परेचर को। तो इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई कि एंट्रोपी चेंज हम किसको बोल रहे हैं, एंट्रोपी चेंज है हमारा डेल एस इज इक्वल टू टी, सॉरी क्यू बाय टी। ठीक है, इस रिलेशन से आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, REV लिखा मिलता है आपको कई जगह पे, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करते हैं बेटा हम। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे रिवर्सिबल के लिए यहाँ पे REV लिख दिया जाता है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट के तौर पे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्यू दे देगा, टी दे देगा, डेल एस पूछ लेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज, एक जो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं डिपेंड करेगा, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैंने पहले भी आपको बहुत बार सिखाया है, स्टेट और पाथ फंक्शन को मैं इतने दिन से एक्सप्लेन करते आ रही हूँ। स्टेट फंक्शन का मतलब है बेटा जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप उस काम को किसी भी तरीके से करो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से हमें मतलब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो वाला काम किस रूट से किया है। ठीक है, तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। और दूसरी बात करते हैं जो हम एंट्रोपी की जो यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो एंट्रोपी की जो यूनिट होगी क्यू बाय टी। क्यू मतलब वही वाली चीज है, क्यू के बारे में जब हम बात करते हैं हीट के बारे में, है ना, तो जो भी है जूल पर मोल जो है, और यहाँ पे टेम्परेचर नीचे है तो क्या हो जाएगा, जूल पर मोल, ठीक है, पर केल्विन, है ना। तो यहाँ पे क्यू के लिए क्या हो जाएगा, जूल पर मोल, और टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है पर केल्विन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपकी चॉइस है, पर केल्विन, जब हम SI यूनिट्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। दूसरी चीज अब हम बात करेंगे कि जो एंट्रोपी है वो जब हम बात करते हैं तो सिस्टम, दो तरह की एंट्रोपी होती है बेटा, एक होता है सिस्टम की डेल एस सिस्टम, और एक होता है डेल एस सराउंडिंग, डेल एस सराउंडिंग। इस चीज को समझना है। देखो पहली बात तो मैं इस तरीके से बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, है ना। मान लीजिए मैंने इसके अंदर किसको ऐड कर दिया है, इंक को ऐड कर दिया है इस तरीके से, तो ये अपने आप से मिक्स हो जाती है। पार्टिकल्स की जो मिक्सिंग है, जैसे ये अपने आप से जो इंक के जो पार्टिकल्स की जो रेंडमनेस है वो अपने आप से बढ़ जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और रेंडमनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर से कोई भी, जो ये सिस्टम है इसका बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो एनर्जी चेंज, ना हीट चेंज, सॉरी हीट चेंज, ना ही मैटर चेंज हो रहा है बाहर, है ना। जब हम इसके अंदर इंक को ऐड करते हैं तो कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो ये क्या है, ये सिस्टम क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। दो चीजें समझनी बेटा, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या है कि जब हमें सिर्फ सराउंडिंग से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि भाई अपने आप से मतलब है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है जब हम एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें और उसका सराउंडिंग से कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज है डेल एस, वैसी बात है इंक की जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है
यानी जो एंट्रोपी चेंज देखना है वो हमें सिर्फ सिस्टम का देखना है, सराउंडिंग्स का चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब हम आइसोलेटेड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल हो गया, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो डेल एस टोटल किसके ऊपर किसके इक्वल है, सिर्फ डेल एस ऑफ द सिस्टम्स, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए हम एक बात करते हैं, इसका मतलब ये जो रिएक्शन होती है, मतलब ये तो हमें भी पता है ना बेटा कि अगर आप एक वाटर ले लेते हो एक कंटेनर के अंदर और इंक को ऐड करते हो तो वो अपने आप से मिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। तो उसको हम किसकी टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, एंट्रोपी की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब ध्यान से देखना है, मान लीजिए हम किसकी बात करते हैं, जैसे एक कप कॉफी है हमारे पास, ठीक है। अगर हम जब कॉफी की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो जो ये सिस्टम है उसका एक्सचेंज हो रहा है दोनों चीजें। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर हमने ओपन रखा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, वेपर्स बाहर जाएंगे तो किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, हीट भी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ध्यान से सुनना है, ये कैसा सिस्टम नहीं है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी एंट्रोपी, यहाँ पे जो डेल एस है, एंट्रोपी चेंज किसका देखना है, हमें सराउंडिंग का भी देखना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो पहले तो हॉट कॉफी थी, और जैसे ही आप ये ठंडी हो जाएगी तो सिस्टम की तो क्या हो जाएगी, एंट्रोपी कम हो रही है हमें, बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था तो एंट्रोपी ज्यादा थी, हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि वहां पे पार्टिकल जब गर्म होगा तो वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्रोंगली मूव कर रहे होंगे, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, एक्चुअल में जो एंट्रोपी चेंज देखा जाता है बेटा, वो सिर्फ ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है ना, यानी कि कॉफी का ठंडा होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। एक्चुअल में जो एंट्रोपी चेंज होता है इस तरह के सिस्टम में, वो किससे देखा जाता है, डेल एस टोटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। तो ध्यान रखना, टोटल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं यूनिवर्स भी लिख सकते हो आप इसके साथ कि डेल एस ऑफ यूनिवर्स, डेल एस यूनिवर्स आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात करते हैं तो यूनिवर्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, है ना। तो ये वाली चीज हो जाएगी, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जितनी ज्यादा होती है किसी भी सिस्टम के अंदर, उतनी ज्यादा वो रिएक्शन या फिर वो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है ना। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर रैंडमनेस कम है, इसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा है, सिंपल है। यहाँ पे रैंडमनेस क्या है, मोर रैंडमनेस, मोर, ठीक है। यहाँ पे रैंडमनेस क्या है, कम है, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हम एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, जो समेशन होता है एंट्रोपी ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है, और समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट का ज्यादा होना चाहिए तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो प्रोडक्ट का ज्यादा होगा। मान लीजिए हम आपको बताते हैं, ये टर्म अगर बड़ी होगी बेटा तो डेल एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जहां पे डेल एस, दो चीजें होगी, जहां पे डेल एस पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जहां पे डेल एस नेगेटिव होता है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस लगा लो, या फिर उसके रिवर्स में, रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस लगा लो, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मतलब अननोन स्पॉन्टेनियस होगी वो रिएक्शन, ठीक है। और डेल एस जीरो का मतलब हो जाएगा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। हम जब आपको इक्विलिब्रियम समझाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन होती है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिजिकल प्रोसेसेस को लेते हुए भी बताएंगे, ठीक है। तो डेल एस क्या होता है, डेल एस की जब हम बात करते हैं तो डेल एस जीरो मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो तीन कंडीशंस हमें समझ आ गई, कि कोई हमें ये बोल दे कि डेल एस पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल एस नेगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल एस जीरो है तो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई।
तो जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो तीन चीजें देख कि बेटा, अगर पहली बात तो एंट्रोपी स्टेट से डिसाइड कर रही है, जैसे हमें ने बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है? गैसीय सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होती है। कोई आपसे बोल दे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी सिस्टम दे दे जो सॉलिड स्टेट में है और एक सिस्टम दे दे जो गैसीय स्टेट में है, और आपसे पूछ ले, जनरल एनसीईआरटी की इसमें से क्वेश्चन है इस तरीके से, आपसे पूछ ले कि आइस और स्टीम में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, तो आप फटाफट से आंसर करोगे कि स्टीम की एंट्रोपी क्या है? ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट डिसाइड करती है किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, अब दूसरी बात, वॉल्यूम भी डिसाइड करता है। किसके केस में? गैसेस के केसेस में। मान लीजिए वॉल्यूम, आप एक तो हो सकता है बहुत सारी गैस को आपने छोटे से कंटेनर में रखा है, एक उतनी ही गैस को आपने बड़े कंटेनर के अंदर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेंडमनेस कहाँ पे ज्यादा होगी? यहाँ पे रेंडमनेस ज्यादा होगी, है ना। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? इसके ऊपर, यानी कि वॉल्यूम के ऊपर भी क्या होती है, एंट्रोपी क्या हो जाती है? चेंज कर जाती है। किसके केसेस में? गैसेस के केसेस में वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि गैस तो कितना भी वॉल्यूम हो उसको एक्वायर कर लेती है ना, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से टेम्परेचर, एक तो लो टेम्परेचर, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जैसे आइस की बात कर रहे थे, और एक हाई टेम्परेचर सिस्टम के बीच में कंपेयर करवाया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हॉट टी और कोल्ड टी के बीच में किसकी रेंडमनेस ज्यादा होगी, तो आप फटाफट से आंसर करोगे बेटा कि हॉट टी की रेंडमनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में जिसमें रिएक्शंस दे के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा, जैसे मान लो 2SO3, ये गैसियस में है, 2SO2 और प्लस O2, ये क्या है? गैसेस है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए ये रिएक्शन में डेल एस कितना है, तो डेल एस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एंट्रोपी बढ़ेगी इस सिस्टम के लिए, इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये पूछा जाए तो उस टाइम पे कैसे चेक करना होता है बेटा? गैस की पार्टिकल्स, सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करनी होती हमें, पहले भी मैंने आपको सिखाया है, वहां पे नहीं बात करनी होती, हमें सिर्फ गैसेस के देखनी है। तो गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, देखो अब ये देख लेना है, इसके पास 2 मॉलिक्यूल हैं, और तो यानी कि रिएक्टेंट साइड तो 2 हैं, और इस साइड कितने हैं? 2 और 1, यानी कि 3, 2 और 1 3, यहाँ पे कितने थे? 2, तो 2 से कितना हो गया है? 3 हो गए हैं, यानी कि पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब रेंडमनेस भी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप? इसकी एंट्रोपी क्या होगी है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी सिस्टम की? बढ़ गई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए PCl5, ठीक है, और ये दे दिया जाए PCl3, ये भी गैसियस में, और Cl2, ये भी गैसियस में। पूछा जाए एंट्रोपी क्या है, ऐसे पूछ लिया जाए एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर जीरो होगी, तो आप देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे 2 पार्टिकल, तो क्या हो गया? 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? डेल एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा इस केस में। अब मान लीजिए ए भी गैस दे दिया जाए और बी भी गैस दे दिया जाए, बस इतना दिया जाए, तो क्या हो गया बेटा? डेल एस कितना रहा? डेल एस क्या है? 0। इतने ही पार्टिकल यहाँ पे थे, इतने ही पार्टिकल यहाँ पे थे, तो डेल एस इस सिस्टम के लिए कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ से इस तरह से सिस्टम देके और क्वेश्चन पूछने वाले मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि एंट्रोपी बढ़ती है या फिर एंट्रोपी घट जाती है, इस तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का लिख देती हूँ अभी, जस्ट इसी से रिलेटेड। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे कि आपके पास क्या है? H2 गैस है, ठीक है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? 2H गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और आपसे पूछा गया है कि एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर कैसी होगी? तो देखो बेटा, 1 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे हो गए हैं, तो एंट्रोपी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? डेल एस क्या होगा? पॉजिटिव होगी।
ठीक है, या फिर आप ऐसे पूछ सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, तो आप आंसर करोगे यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी है, इंक्रीज होगी। तो पहली बात, अब हमने जो जितनी भी ये सारी बातें की हैं वो सारी किसकी सेंस में की हैं, एंट्रोपी की सेंस में की हैं। तो ओवरऑल हम क्या समझ पा रहे हैं कि एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि रेंडमनेस सिस्टम के अंदर ज्यादा है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो जब हम एंट्रोपी की बात कर लेते हैं तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है, और एनसीईआरटी के आज ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको उठा के देखने हैं, जहां पे जो तुम्हारा जो रिलेशन हमने अभी किया था, जैसे ये वाला, ठीक है, डेल एस क्यू बाई टी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। और मैंने आपको बता दिया बेटा टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा गया है यहाँ पे, स्टार्टिंग में मैंने यही वाली चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी, क्योंकि हर साल यही क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में कि ये इनवर्सली क्यों लिख दिया टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक था एंट्रोपी से रिलेटेड, जब हम एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। अब जब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, अब हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ, आप देखो जब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे तो वो एंट्रोपी के बारे में होता है। देखो जब हम किसकी बारे में बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, तो डेल यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको, फर्स्ट किसके बारे रिलेशन में था, डेल यू के रिगार्डिंग था, है ना। जब हम सेकंड की बात करते हैं तो केमिस्ट्री, देखो उस सेकंड वाले के कई सारे चीजें होती हैं, जैसे किसी भी तरीके से बता सकता है, फिजिक्स की सेंस में सेकंड लॉ को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन बात वही है। पॉइंट क्या है, सेकंड लॉ सार निकालने तो हम क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जो सिस्टम की जो डेल एस है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। जैसे हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, सब आप सब जानते हो। जैसे सनलाइट है, सन की रेज आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है हीट तो बढ़ती जा रही है ना। तो वो क्या कर रहा है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, अगर हम इसमें बात करें तो वो क्या हो रही है, रेगुलरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आपसे पूछता है तो उसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं। जब हम मैं आपसे बोलती हूँ तो आप क्या बोलोगे कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि कोई भी स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है तो उसके लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इंक्रीज इन एंट्रोपी होना चाहिए, इंक्रीज इन एंट्रोपी होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना। और जब आप फिजिक्स की टर्म में पढ़ते तो शायद वो उस तरीके से आप पढ़ते हो कि कोई भी जो जो हीट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हीट है, एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, तो वो इस तरीके से बताया जाता है कि हीट कभी भी कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपने जितनी किलो जूल हीट ली, वो टोटल 100 का 100% डब्ल्यू के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी मान लीजिए आप ये सोचो, क्योंकि उससे क्या होता है, कुछ समवेयर एल्स, मतलब सराउंडिंग में कुछ इफेक्ट छोड़ते हैं हम, यानी कि कुछ हीट जो होती है वो 100% वर्क के अंदर, ये इम्पॉसिबल है हीट को टोटली कन्वर्ट कर पाना, किसके अंदर, कंप्लीटली कन्वर्ट कर पाना वर्क के अंदर। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हीट बिना यूनिवर्स में कोई इम्पैक्ट छोड़े, ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, वर्क के अंदर टोटली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस होती हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो स्पॉन्टेनियस, जैसे मान लीजिए एक चीज और डिफाइन करते हैं जिस तरीके से, जैसे जो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है, जैसे हिल से पानी नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर हिल की तरफ अपने आप से नहीं जा सकता। कॉफी हमेशा टाइम के साथ क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो मतलब एक डेफिनेशन कुछ ऐसी भी दी जाती है कि कभी भी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाए, यानी कि बाहर से कुछ एफर्ट लगाए। जैसे मान लीजिए आपको हायर लेवल पे अगर पानी भेजना है तो आपको बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ती है।
तो ये कुछ ऐसा है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप क्या नहीं कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो बिना बाहर से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एफर्ट लगाए हुए। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम जो थर्ड एस्पेक्ट है हमारा, जो लास्ट एस्पेक्ट बचता है बेटा, वो है डेल जी। डेल जी के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब जैसे मैंने अभी सिखाया था, कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि चलो डेल एस भी हमें समझ आ गया, डेल एच भी हमें समझ आ गया। डेल एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल एस हमारे पास कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब एक थर्ड फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं डेल जी, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, छोटा सा टॉपिक बचता है। और अगर ये वाली चीज समझ आ गई, एक लेक्चर का काम बचता है। गिव्स फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर और सबसे आसान है। ध्यान रखना बेटा, एक बार अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाओगे कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करेगा, रिलेट करवाएगा। डेल जी के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, जैसे अभी हमने किसी भी रिएक्शन को फाइनल जो रिएक्शन जो होती है, यानी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ना तो सिर्फ डेल एच से डिसाइड कर सकते, ना ही सिर्फ डेल एस से डिसाइड कर सकते। ओवरऑल जो डिसाइड करते हैं, जो हमें डिसीजन लेना होता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो लेना पड़ता है हमें डेल जी से। डेल जी क्या होता है, इन दोनों को कंक्लूड करता है, यानी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पे डेल एच भी आ जाएगा, डेल एस भी आ जाएगा। अब डेल जी डिसाइड करेगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, हम वो डेल जी से बताएंगे, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी। कई आज के टाइम पे हम कई जगह गिव्स एनर्जी भी बोलते हैं इसको, लेकिन मेनली हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको। हम फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं, ये वाला टॉपिक हमें डिस्कस करना है। एक्चुअल में जितनी फ्री एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करती हूँ, अब एक एग्जांपल लेके आपको समझाना है मुझे कि डेल जी को आप कैसे मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरा डेली का कुछ रूटीन है पर्टिकुलर, और मुझे क्या करना है, कुछ बच्चों को मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं जितना टाइम बच्चों को पढ़ाती हूँ उतना ठीक है, लेकिन बाकी का जो डे है मैं उससे कुछ फ्रूटफुल नहीं निकाल पा रही हूँ। समझने की बात क्या है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा डे जो है, पूरा दिन है, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि जो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करती हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक यूजफुल वर्क है ना। तो जो अननेसेसरी के काम होते हैं, जैसे हम थोड़ा टाइम बैठ गए हैं, मोबाइल देख लिया है, टीवी देख लिया है, जो अनयूजफुल वर्क मतलब मैं करती हूँ, मैं उसको किसके अंदर कन्वर्ट करवा सकती हूँ, सिर्फ वही वाला टाइम मैं किसी एक्स्ट्रा काम में लगा सकती हूँ। जैसे मान लो मुझे किसी बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं कौन से अपने डे का कौन सा हिस्सा यूज कर सकती हूँ उसके लिए, जो अनयूजफुल था, हम सिर्फ उसी को यूज कर सकती हूँ। मैं समझने की कोशिश करनी है बेटा, जो काम नेसेसरी है वो तो करना है ही है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरा जो 5 या 6 घंटे हैं वो तो है ही स्कूल के, ठीक है। मुझे अगर वो जो एक्स्ट्रा काम उसको हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अनयूजफुल वर्क है उसको मुझे किसके अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और यही हमारा क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट है। यानी कि जो फ्री वर्ड जो यूज किया गया है ना, वो फ्री वर्ड यही है कि उसको किसी यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जो एनर्जी, अब जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है किसमें कन्वर्ट करने के लिए, किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है फ्री एनर्जी। जैसे मैंने आपको एक जर्नल एग्जांपल लेके बताया कि मेरे दिन का जो टाइम फ्री है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, मैं उसी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करा सकती हूँ। जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ उस काम को मैं यूजफुल वर्क में, दूसरे काम में कन्वर्ट नहीं करा सकती। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें किसके अंदर सीखनी है, गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर हम बात करेंगे। तो कल हम जो लास्ट लेक्चर होगा बेटा वो डेल जी से रिलेटेड रहता है, और पक्की बात है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये डेल जी, डेल एच, डेल टी एस, ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, हो गया है बल्कि।